बच्चों आज मेरा टॉपिक है ओम्स लॉ, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में फिफ्थ वाले चैप्टर में आपको बताया था, करंट बता दिया था, फिर करंट डेंसिटी बता दिया था। और आज मेरा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बता देंगे, फिर उसके बाद जो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये सब मैं आपको कुछ देर बाद मतलब इस टॉपिक के बाद क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ओम्स लॉ हाँ, ये है मेरा टॉपिक ओम्स लॉ। तो क्या ओम्स लॉ क्या है, आप सभी जानते हैं कि ओम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा व्हाट इज ओम्स लॉ। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट, देखो ये यहाँ पर वर्ड आ रहा है फिजिकल स्टेट, जब भी हम फिजिकल स्टेट बोलेंगे इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर। फिजिकल स्टेट जब भी बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ वायर कंडक्टर के, वो आपका क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ वायर हो गया, फिर टेम्परेचर और सेकंड है आपका थर्ड सेक्शनल एरिया। जब भी अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो इसका मतलब समझ जाइए ये, जैसे ओम्स लॉ में क्या है कि जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट, देखिए वर्ड आ रहा है फिजिकल स्टेट, जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो उस कंडक्टर के इंड्स पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। फिर से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यही कंडक्टर है, ठीक। जब इस कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में मतलब टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर उसके बाद इसके सेक्शनल एरिया, जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके इंड्स पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात हम इसमें लिखेंगे V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। फिर से समझ लें, जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस कंडक्टर के इंड्स पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हो गया कि जितना ही वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब जितना ही वोल्टेज हम लो करेंगे उतना ही वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, लो होगा। फिजिकल स्टेट का मतलब जो आपका लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर और सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर समझिएगा। तो इस साइन को हटाने के लिए हम V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं R, और ये हो गया I, या इससे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। अब देखिएगा जब हमने V इक्वल टू IR बता दिया तो R जो होता है यहाँ पर वेयर R इज इक्वल टू ओम्स कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं ओम कांस्टेंट, या इसी को हम और भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक। फिर इसके बाद अब हम लोग इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। अगर हम इसमें ओम्स लॉ और मतलब ओम्स लॉ को अगर हम ग्राफिक रूप से दिखाना चाहें, अगर आपको मैं ग्राफिक रूप से समझाना चाहूँ तो देखिए, जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये आपका वोल्टेज है और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रा करना है सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3। इसमें जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आपका 1 एम्पियर। हमने लिखा 6 वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 2 एम्पीयर है, इसमें 4 एम्पीयर है।
हमने लिखा 7 या 12 वोल्ट, इसमें मान लेते हैं 8 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक, तो अगर हम इसको ग्राफिकली रूप से दिखाना चाहें, ये हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट को शो कर देते हैं I इन एम्पीयर, और इधर से लिखा हूं वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जैसे देखिए ये हो गया 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, ये तक यहाँ छोटा कर देते हैं। ये हो गया 2 एम्पीयर, 4, 6, 8। इसी तरीके से इधर वोल्टेज दिखा देते हैं 3, 6, 9, 9 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक, अब हम इस पर ग्राफ ड्रा करते हैं सब के बीच में। तो देखो 3 वोल्ट पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है 2 एम्पीयर का है। 3 वोल्ट यहाँ पर हो गया और 2 एम्पीयर यहाँ पर हो गया। हम यहाँ पर ड्रा करते हैं ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट आया। इसी तरीके से 6 वोल्ट पर 4 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। 6 वोल्ट ये है, 4 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया। इसी प्रकार हमारा है 12 वोल्ट के वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में 1 एम्पीयर का है, 4 वोल्ट का वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है 12 वोल्ट का, मतलब 12 वोल्टेज पर 8 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इन सभी लाइनों को अगर हम मिला कर ड्रा करते हैं तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा? स्ट्रेट लाइन। इसी को हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यही हमारा ओम कांस्टेंट है। ओम कांस्टेंट कैसे है? देखो, अगर हम इस प्रॉब्लम में हम R को फाइंड करना चाहते हैं तो R इक्वल लिख सकते हैं V/I। तो ये बताइए, जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? रेशियो है। तो रेशियो हमारा सेम आ रहा होगा। देखिए 3/2 है, पहले कंडीशन में 3/2 आ जाएगा, दूसरे कंडीशन में कितना आ रहा होगा? जब हम वोल्टेज को 6 करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं तो इस कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर में 4 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट जाता है। तो इसको हम कट कर देंगे तो ये भी हमारा 3/2 आ गया। इसी तरीके से जब हम वोल्टेज 12 वोल्ट का करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसी के रेशियो में बढ़कर के 8 एम्पीयर हो जाता है। तो अगर इसको भी फोर्स करते हैं तो 3/2 आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं रेशियो सब में सेम आ रहा है। और यही हमारा कांस्टेंट जो होता है हर एक कंडक्टर के लिए और हर एक आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए इसका वैल्यू अलग-अलग होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, रेसिस्ट करने वाला। रेसिस्ट करने वाला, रेसिस्ट का मतलब हो गया विरोध करने वाला, अपोज करने वाला। किसका? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, अर्थात किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रेजिस्टेंस क्या करता है? उसको रोकता है। रोकने का इसका उद्देश्य होता है। ठीक, रेजिस्टेंस शब्द का अर्थ ही यही होता है, रेसिस्ट मींस विरोध करना। देखिए आप ग्राफिकल रूप से समझ लीजिए, हमने जो नंबर लेकर आपको समझाए हैं, और ये आपका चार्ट, इसके लिए आप नोट भी करते रहिएगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कौन सा हमने ये बताया था कि जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस कंडक्टर के एंड्स पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ है। अगर कोई ओम्स लॉ पूछेगा आप बताते हैं V/IR तो आप गलत बता रहे हैं। वो आपका मैथमेटिकली फार्मूला है, जो V/IR बताते हैं वो आपका मैथमेटिकली फार्मूला है। ये क्या है? मैथमेटिकली फार्मूला है। चलो हम थोड़ा सा इसका डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन, चलो डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस हम फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो देखेंगे डायमेंशन एनवी होता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I इनटू डायमेंशन ऑफ R। तो अब देखिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसका तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस का।
तो रेसिस्टेंस को निकालने के लिए हमें पता है कि वोल्टेज का फाइंड करना होगा, तो हम वोल्टेज का इस तरीके से ना निकाल करके हम आपको उस फार्मूले से निकाल कर दिखाते हैं जो V = W/Q होता है, जो V = W/Q होता है। अगर हमें वोल्टेज का अगर फाइंड करना तो हमको इसी मेथड से लगाना V = W/Q अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डायमेंशन ऑफ V = डायमेंशन ऑफ W अपॉन डायमेंशन ऑफ Q। तो इसका हो जाएगा m/L/T-2, क्योंकि एक प्रकार का एनर्जी है या वर्क डन है और Q का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा m/L/2T-3 a-1 या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है। अब मैं आपसे बात करता हूं रेसिस्टेंस के ऊपर। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस हमको कैसे फाइंड करना है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिएगा आपको या ओम्स लॉ का हम लोग इसमें जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने वाला जो फैक्टर्स होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं वह 100% प्योर सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना होता है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ आपके क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को ही हम एक तरीके से कह दें कि रेसिस्टेंस को मान लिया जाएगा कि हाँ वो रेसिस्टेंस कहीं वर्क करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कोई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का वर्क होता क्या है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकना। जैसे देखिए मैं बना रहा है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस पर हम वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज V वोल्ट की वैल्यू से हम इस कंडक्टर को ऐड करते हैं। वोल्टेज क्या करता है? ये फोर्स लगाने का कार्य करता है। क्या करता है? फोर्स लगाने का कार्य करता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। तो वोल्टेज जो होगा, जितना ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से फोर्स लगा रहा है, फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ आएगा। अब ध्यान समझिएगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड आपकी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अधिक फोर्स से लगाएंगे, धक्का देंगे, तो उसका क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ गति करेगा, मोशन करेगा। तो जितना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा अर्थात मूव करेगा, उतना ही तेजी से इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है? फोर्स लगाता है। अब देखिए हम इसमें ये कुछ रेसिस्टेंस बना देते हैं। ये रेसिस्टेंस हो गया। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक रहा है। देखिए यह हमने ये क्या बना दिया? रेसिस्टेंस बना दिया। हम यहाँ पर R1, R2, R3 कुछ भी लिख देते हैं, R4, ये सब हमने क्या बना दिया? एक तरीके से रेसिस्टेंस बना दिया। तो ये फोर्स तो लगाएगा, लेकिन इस मार्ग में मतलब इस पॉइंट से होकर जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से, वहां से ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से रोकेगा, अवरोध उत्पन्न करता है। इसी तरीके से यही रीजन है कि हम रेसिस्टेंस को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करने का पीछे रीजन यही है कि एक
तरीके से सपोज कर लीजिए कि हाईवे हो गया और यह आपका ब्रेकर हो गया। ये क्या है? ब्रेकर है, जिसको हम रेजिस्टेंस से मतलब आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान समझ लीजिए, जब हाईवे है, हाईवे पर कोई भी बाइक अगर सवारी है, मतलब बाइक चलाने वाला कोई पर्सन है या फोर व्हीलर वाला हो, तो क्या करता है कि वो आपका जहाँ पर हाईवे होता है तो प्लेन होता है या स्मूथ सर्फेस होता है, वो तेजी के साथ चलाएगा। फिर उसके बाद जब आपका आता है रेजिस्टेंस अर्थात जहाँ पर ब्रेकर हो गया, मतलब रफली सरफेस होगा, या वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कहीं रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं तो वहाँ पर उसकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन अर्थात रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को भी रोकेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक रहा है। तो इसका मतलब होगा कोई इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से जो वो होता है ब्रेकर होता है, वहाँ पर स्पीड ऑलरेडी कोई भी बाइकर जो होता है वो कम कर लेता है, या स्कूटी चालक जो होता है वो भी कम कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या कर लेता है, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। फिर इसके बाद यही रीजन है, देखो इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकना। बस इतना समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक मतलब रेजिस्टेंस जो होता है उसका होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर अर्थात सर्किट में फ्लो होने से रोकने का वर्क करना। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। हिंदी में अगर इसी को कहें किसी मतलब प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध का मतलब अर्थ से ही, मतलब इसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है प्रतिरोध, मतलब प्रत्येक क्षण विरोध करने वाला। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने वाला जो कारक होता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण वैद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक ही, प्रत्येक क्षण वैद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या बोल रहे हैं? इसका मात्रक ओम होता है, क्योंकि इसको बताने वाले इसी को हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। उनका साइंटिस्ट ओम है, मतलब वो साइंटिस्ट इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम ओम है, इसी वजह से इनके नाम पड़ रहा है ओम। और इसको हम ग्रीक वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे टोपी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको हम ओम बोलते हैं, ओम। ठीक, अब देखेंगे तो रेजिस्टेंस होता है देखिए वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ाने तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ से टकरा करके इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। कुछ इलेक्ट्रॉन इससे टकरा करके कम हो जाएंगे उनकी स्पीड, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे भी टकरा करके उनकी स्पीड कम हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट से भी मतलब इस फैक्टर से भी जब टकराएगा तो उसकी स्पीड यहाँ से कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जब कम धीरे धीरे फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम फ्लो होता है। तो मतलब हो गया जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है, अर्थात उसे हम इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। अर्थात क्या कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोके, चाहे इलेक्ट्रिक करंट को रोके, आप कितना ही होगा तो इलेक्ट्रॉन जितना ही तेजी से मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट को उतना ही तेजी से फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस को हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर व्हिच इज रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर ऑफ अ कंडक्टर व्हिच इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो ऑफ दैट कंडक्टर इन दैट कंडक्टर। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस तो हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्रत्येक क्षण वैद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक ही प्रतिरोध कहलाता है। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये होता है प्रतिरोधों का संयोजन। ये मेनली टू टाइप से किया जाता है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज। मतलब प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन।
प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में हम आपको बताएंगे प्रतिरोधों को, मतलब कैपेसिटेंस। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बताया था। उसको भी हमने सीरीज और उसमें पैरेलल में कंबाइन करके बताया था। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो पहला हमारा ये है, दूसरा जो होता है टाइप, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हमारा क्या होता है, प्रतिरोधों को, ये सब आपको क्लास में बताया जा चुका है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करना है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे संयोजित करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। पहला हमारा मेरे मॉडल है इन दोनों में प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन। सपोज करिए कि आपको 3 रेसिस्टेंस दिए जाते हैं और 1 रेसिस्टेंस आपकी नहीं है। यह फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये होगा आपका सेकेंड रेसिस्टेंस, इसी तरीके से आपका थर्ड रेसिस्टेंस। इसका फिगर आपको क्लास 10th में भी बताया गया होगा। ये टॉपिक ही 10th पे है, समझ लीजिए अधिकतर। यह हमारा वोल्टेज है, सोर्स है, यहाँ पर देखिए यह हमारा R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस और ये आपका R3 रेसिस्टेंस है। 3 रेसिस्टेंस हैं और यहाँ पर इनके एंड्स को हमने ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक, इसमें जो है यहाँ वोल्टेज भी है, की है, की का मतलब एक तरीके से स्विच समझ लीजिएगा। यह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के तरीके हैं। यहाँ मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आ जा रहा है। ये जो सीरीज में कंबाइन होता है, जब रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इस कंडीशन में जो होता है इलेक्ट्रिक करंट सभी रेसिस्टेंस में सेम फ्लो होता है, क्योंकि वोल्टेज हमारा एक ही वहाँ से है और सोर्सेस ऑफ वोल्ट जो है एक है। ठीक है, मतलब फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा है, एक जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं रेसिस्टेंस को तो सभी में सेम रहेगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये कहीं वायर में कनेक्ट में है, तो सभी इलेक्ट्रिक करंट आपका आई होगा। ठीक, हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है। देखो ये हमने ऐसे बनाया है, ये 3 रेसिस्टेंस में क्या है, ये हो गया फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये है सेकंड रेसिस्टेंस, और इसी तरीके से एक हमने थर्ड रेसिस्टेंस बना दिया। ठीक, तो ये पहले रेसिस्टेंस का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड और फर्स्ट रेसिस्टेंस का ये सेकंड एंड कहा जाएगा। मतलब पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और दूसरा सिरा है, दूसरे वाला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, तीसरा वाला प्रतिरोध का ये पहला है, ये दूसरा है, मतलब ये सब पहले वाले सिरे हैं सबके। ठीक, फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड, सेकंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये है, थर्ड रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये है। अब हम बात करते हैं या सेकंड एंड है, सबका ये सेकंड एंड होगा। देखो हम जब फर्स्ट रेसिस्टेंस के सेकंड एंड को सेकंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइन कर देते हैं, देखो तो हम जोड़ दिए, फिर सेकंड रेसिस्टेंस के सेकंड एंड को थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइन कर देते हैं, देखो दोनों ज्वाइन हो गए। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होगा हम उनको कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कहेंगे रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, या हम इसके बाद जो जोड़ेंगे और आपको क्लियरिटी के साथ बताएंगे। इसमें ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रेसिस्टेंस के सेकंड एंड को सेकंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से तथा सेकंड रेसिस्टेंस के सेकंड एंड को थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद पहले वाले रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बस फाइनल वाले रेसिस्टेंस के सेकंड एंड को की के थ्रू हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम, मतलब रेसिस्टेंस के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं,
पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद पहले प्रतिरोध के पहले एंड्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और अंतिम रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को बैटरी की के थ्रू हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देते हैं। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं, अर्थात प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आपको यह आपका समझ में आ गया होगा। जो हम बोल रहे हैं यही टॉपिक पर आपको नोट करना होगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक बार फाइनली एक बार और बोल देता हूँ कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जोड़ देते हैं, ठीक, तथा सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइन करते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से व फाइनल रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मतलब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज को ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन मतलब इस प्रकार के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगा क्योंकि एक ही बार में कनेक्ट है। ये सब में इलेक्ट्रिक करंट आपका आ जाएगा, सब में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब वोल्टेज इन सब में डिफरेंट होता है, V1 होगा V2 होगा। ध्यान से लीजिएगा, वोल्टेज जो होगा सीरीज में अगर हम किसी को भी कंबाइन करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं अगर हम उनको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा बट वोल्टेज होता है डिफरेंट होता है। हम बात करेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस अर्थात पहले प्रतिरोध के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब पहले प्रतिरोध के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम अगर V1 लिखें तो ये हो जाएगा IR। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड रेजिस्टेंस ध्यान समझिएगा, हम V1 IR क्यों लिखें, क्योंकि हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है और इलेक्ट्रिक करंट I है। तो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3 लिखेंगे। यहाँ पे V2 IR, एक क्वेश्चन सेकेंड। सिमिलरली या एंड फॉर थर्ड रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका V3 IR3। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द गिवन सर्किट मतलब कुल वैल्यू विभव टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द गिवन सर्किट यह हो जाएगा V=V1 + V2 + V3। ये क्वेश्चन हो जाएगा 4। ध्यान समझिएगा, यही वोल्टेज V को हमने यहाँ पर V1 V2 V3 में तो ब्रेक डाउन किया है, अर्थात इसको तोड़े हैं, मतलब वही हमारा अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस में हमारा अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहीं से आया। मतलब हमारे कहने का कि अगर हम इसको डिजिट में लेकर के देखें, अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया। इस तरीके से या इन सबों को ऐड करके तभी हमारे इस सर्किट में टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके इक्वल ये आएगा, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हमने इन सभी में ब्रेक कर रखा है। जितने भी रेजिस्टेंस तीनों में हमारे जितने भी हैं, अगर और भी ऐसे ऐड होगा तो उसी के कारण यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगा उस रेजिस्टेंस में भी। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसमें हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें ही
इसी के ही पार्ट टूट करके मतलब छोटे छोटे पार्ट इसमें चले जाएंगे। अगर हमारा मान यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी या 220 वोल्ट की बैटरी है तो समझ लो कि हमने इसमें 100 वोल्ट कर दिया, इसमें हमने 120 वोल्ट कर दिया, फिर इसमें हमने कितना कर दिया, सॉरी इसमें हमने 50 वोल्ट कर दिया, इसमें हमने 70 वोल्ट कर दिया, इसमें हमने 100 वोल्ट कर दिया। तो ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनका मेन सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो यहीं से V = V1 + V2 + V3। अब देखो रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में गिव ट्रांसमिशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ we get सब एक कोड कर देता है। देखो V1 के प्लेस पर रखेंगे IR1, V2 के प्लेस पर रखेंगे IR2 और V3 के प्लेस पर रखेंगे IR3। V इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर इसी प्रकार और भी रेजिस्टेंस कंबाइन होगा तो उनको डॉट डॉट कर लेंगे। V इक्वल टू हम सब में से I कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई देखो इसको ऐसे इसके क्वेश्चन हम 5 मान लेते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मतलब ओम के नियमानुसार ये क्या होता है V = IR। ये क्वेश्चन हो गया 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। देखो इस V के प्लेस पर IR रख देंगे। इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन 5 है इसमें हम V के प्लेस पर IR रख देंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये देखो 6 से हम V का वैल्यू इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा IR = I इन ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस का सीरीज का कॉम्बिनेशन, अर्थात इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। R = R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस इसमें ज्वाइन होंगे तो R3 प्लस R4 प्लस R5। मतलब कहने का ये हो गया कि जितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कंबाइन होंगे तो सभी को हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए फार्मूला। आई होप सभी आप लोग नोट कर रहे हैं इसको। फिर इसके आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो अभी सेकंड इसका टाइप है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो भी एकदम ऐसे ही है, बस वहाँ पर आपका क्या होगा कि सबको अलग अलग वायर कनेक्ट करना होगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम लोग के जो घरों में या मकान में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ जो होता है मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका पैरेलल नहीं होता है, क्योंकि जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जुड़े पड़े हैं वो सब के सब आपके पैरेलल में कंबाइन होते हैं। अगर पैरेलल में कंबाइन नहीं होता है तो वोल्टेज अधिक खपत होगा, अर्थात अगर पैरेलल में कंबाइन है तो वोल्टेज कम खपत होगा, और पैरेलल में न कंबाइन होकर के सीरीज में अगर कंबाइन है तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आपका अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो मतलब जाता है, जिसकी वजह से आपके हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, मतलब अगर सीरीज में कंबाइन है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम जाएगा और पैरेलल में कंबाइन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट जाएगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो सीरीज में जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब में डिफरेंट होगा और पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सब में सेम होता है। जैसे हम अभी बताएं कि हम लोग के घरों में या मकानों में जो भी आपका इलेक्ट्रिक जो भी आपका वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग किया जाता है, ये सब कैसे किए जाते हैं, सब पैरेलल में कंबाइन किए जाते हैं, क्योंकि इस बोल्ट मतलब यहाँ पर जो बोल्ट लगा है, ठीक है, सपोज करिए एक बोर्ड यहाँ पर लगाए, 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 मतलब आपके 10-12 घर में मकान कमरे होंगे तो उस 12 कमरों में आपके 12 क्या होंगे लगभग बोर्ड होंगे, तो सभी में अगर आप वोल्टेज को अगर मेजर करते हैं वोल्टमीटर नामक यंत्र से तो
उसमें सभी में आपका 220 से 240 वोल्ट के बीच में ही दिखाएगा मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें भी उतना ही वोल्टेज, सभी हर एक बोर्ड में सेम वोल्टेज आ रहा है। तो इसी से समझ जाइएगा कि हर अगर बोर्ड में अगर सेम वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये सब जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आपके मकान में जुड़े पड़े हैं सब के सब पैरेलल में कंबाइंड है। अगर सब में डिफरेंट आता है तो समझ जाइए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हमारे मकान में जुड़े हैं वो सब के सब सीरीज में कंबाइंड है। ठीक है, तो चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल में देखते हैं। मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या बोलते हैं? समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हैं जो R1, R2 और R3 हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हम आपके बना कर दिखा रहे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस के सेकंड फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर और सेकंड एंड को दूसरे पॉइंट पर, देखो 3 रेजिस्टेंस के तीनों एंड्स हैं। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड है। देखो ये पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड। ये सेकंड रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड। और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड। क्या कहते हैं? सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट ए पर और डिस्टेंस रेजिस्टेंस को दूसरे, मतलब इन सभी रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को दूसरे पॉइंट बी पर कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसके बाद पॉइंट ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पॉइंट बी को की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जा रहा है। इस जंक्शन पर आने के बाद सपोज करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जा रहा है। इस जंक्शन पर आने के बाद देखें हमारे 3 वायर कनेक्ट हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम मान लेते हैं कि I1 है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम मान लेते हैं कि I2 है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मानते हैं I3 है। यहाँ से इस वायर से कई वायर में इलेक्ट्रिक करंट वही आ जाएगा, इधर होकर के I1 आ जाएगा, यहाँ से I2 भी आ जाएगा इसमें, और इसमें आपका I3 आ जाएगा। इस तरीके से ये I1, I2, I3, देखिए I को ही हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। I को ही हमने इस पॉइंट को लाकर 3 पार्टों में डिवाइड किया, I1, I2 और I3 को होते हैं। तो यही हमारे I1, I2, I3 होते हैं। तो फिर इस पॉइंट B पर क्या हो जाएंगे? I आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का I होगा। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट ए पर तथा उनके सभी रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एक पॉइंट बी पर कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो पॉइंट बी को की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सब में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट जाता है, लेकिन वोल्टेज क्या देगा? हमने बताया कि वोल्टेज यहाँ मतलब बोर्ड यहाँ पर अलग अलग लगे होंगे। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल अगर होगा तो सभी में वोल्टेज सेम जाएगा, सभी में वोल्टेज V होगा, सभी में वोल्टेज क्या होगा? V होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, लेकिन फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये क्या होता है? V इक्वल टू, अभी आपको बताया गया है I है, तो हम I इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं V अपॉन R। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट कर देते हैं। अब लिखेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा कि R इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I1 फ्लो हो रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो I1 इक्वल टू V अपॉन में R1। ये क्वेश्चन सेकंड रेजिस्टेंस, इसमें लिखेंगे I2 इक्वल टू V बाई R2। ध्यान से समझते जाइएगा, ये आपका क्वेश्चन थर्ड एंड फॉर थर्ड रेजिस्टेंस I3 इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई R3।
ये क्वेश्चन हो जाएगा फ्लो। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा I1 I2 और I3 आपके तीन इलेक्ट्रिकल वायर है, जिसमें हमारे R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस में अलग अलग आपके इलेक्ट्रिकल फ्लो आ रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ जब पैरेलल होता है तो इसमें हमारा वोल्टेज होता है सब में सेम जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट जाता है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं कि लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट, I को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर और भी होंगे रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक और वायर करते हैं तो I4 I3 जो भी एक और ऐसे ऐड होना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा फाइव। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट हम सब में इसमें I1 I2 I3 का वैल्यू I1 की प्लेस पर V by R1, I2 की प्लेस पर V by R2 और I3 की प्लेस पर V by R3 पुट कर देते हैं। इसमें देखो I इक्वल हो जाएगा V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। हम सब में से भी कॉमन लेते हैं तो I इक्वल हो जाएगा V के ब्रैकेट में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 6 सपोज कर लेते हैं। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ डिजिट इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट और सिक्स है उसको देखिए। पहला हमारा I इक्वल टू क्या है, V by R है, और 6 वाला हमारा इक्वेशन आ रहा है I इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो इस I का वैल्यू हम इस I के प्लेस पर पुट कर देते हैं। बुझ जाइए कि ये दिखाई देगा आपको, हम यहीं कर देते हैं, चाहे इसको इरेज करते हैं। इसी I का वैल्यू यहाँ पर V by R पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। From equation first and sixth we get, देखिए इस I के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, V by R इज इक्वल टू हो जाएगा V इन ब्रैकेट में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हमने बताया था, देखिए अगर किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो इसमें सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो तो कम आता है, तो इसको हम डिक्रीज बोल देंगे। तो ध्यान समझिएगा, जब हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा अर्थात रेजिस्टेंस को कम करना होगा तो हमें पैरेलल में कंबाइन करना होगा, और रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना होगा तो सीरीज में कंबाइन करना होगा। तो इस तरीके से आज आपका ये 4 टॉपिक मैंने समाप्त किया, और जो भी है मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके बाद आपको बताएंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा वो मेरा आपका आएगा इलेक्ट्रिकल हीट होगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल पावर आएगा, फिर उसके अदर यूनिट आएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, फिर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।